आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें इम्पोर्टेंस हेडिंगें हैं, जैसे कि पहले रासायनिक समीकरण हम सीखेंगे कि समीकरण कैसे सिद्ध करते हैं या कैसे हल करते हैं, रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आज हम विस्तार से सीख, ये सब चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग हमारी है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण से आपके मन में एक क्वेश्चन आता हो कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम कह सकते हैं इसे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का गुणधर्म तैयार करते हैं या बनता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कोयला। जब हम कोयला को जलाते हैं, जब कोयला को हम जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब प्लस बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। जब हम कोयला को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अब प्लस बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ एग्जाम्पल कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद हम थ्योरी लिखाएंगे। देखते हैं ये अगर हम ऐसे लिखते हैं तो बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। अगर हम रासायनिक सूत्र से सॉल्व करेंगे, रासायनिक सूत्र से समीकरण बनाएंगे तो बहुत छोटे में हो जाता है। तो यहीं पे देखते हैं कि कोयला को हम C संकेत दे सकते हैं। C क्या होता है? कार्बन होता है, रासायनिक का सूत्र होता है। ठीक है, C। अगर हम कोयला को जलाते हैं, कार्बन को जलाएंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और इसमें जब संयोजन कराते हैं तो क्या निकलता है? जब जलता है ऑक्सीजन प्लस C कार्बन और ऑक्सीजन का जब संयोजन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊष्मा, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। जब हम कोयला को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि या लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो उदाहरण में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन। जब कार्बन को हम जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ये हमारी रासायनिक समीकरण है। या हम लिख सकते हैं, यह भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। उसके बाद है संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो समीकरण हम बनाते हैं, जो रिएक्शन हम करते हैं, उसमें दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं होती है तो वो समीकरण असंतुलित मानी जाती है, मतलब गलत मानी जाती है। तो हम जो समीकरण सॉल्व करते हैं या उसे हल करते हैं तो दोनों पक्षों में उसकी बैलेंसी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि संतुलित समीकरण हेडिंग है, तो कह सकते हैं कि किसी भी संतुलित समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के दोनों पक्षों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं प्लस ऑक्सीजन लेते हैं और इन्हें क्या करते हैं? समीकरण और अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। जब हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे तो हमें
यहाँ पे ये देखते हैं कि पानी बनता है प्लस ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि जब हम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे जल बनता है और ऊष्मा निकलती है। अब यहीं पे संतुलित का मतलब ये होता कि इधर परमाणुओं की संख्या या इधर तत्व के परमाणुओं की संख्या और इधर तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है या नहीं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि इधर H की संख्या यहाँ पे देखते हैं 2 है और इधर H की संख्या यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, यहीं पे O की संख्या देखते हैं कितनी है, 2 है। यहाँ पे O की संख्या जो देखते हैं यहाँ पे O है, 2 है। ठीक है सॉरी, और यहाँ पे O की संख्या यहाँ पे क्या देखते हैं 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर 2 है और इधर 1 है O की संख्या, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 2 के यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। जब 2 लगा देंगे तो अब यहाँ पे देखते हैं कि H की संख्या 4 हो गई है और इधर H की संख्या 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो अब ये देखेंगे H की संख्या इधर भी 4 हो गई और H की संख्या इधर भी 4 हो गई। फिर यहाँ पे देखते हैं कि O जो है इधर भी 2 हो गया, O की संख्या इधर 2 है, तो ये बराबर हो गया। फिर यहीं पे हम जब H की संख्या बराबर 4 हो गई तो हम यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ हम इसे 4 लिख देंगे। तो अब देख सकते हैं कि दोनों तरफ, दोनों पक्षों में परमाणु तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इधर H 4 है और इधर H 4 है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। ठीक है, तो ये होती है संतुलित समीकरण। ठीक है, फिर उसके बाद अभिक्रियाएं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, ये निम्न प्रकार के होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं या विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट नंबर है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, इसका फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। अब यहीं पे संयोजन अभिक्रिया देखते हैं क्या होती हैं अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, तो देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल तत्व का उत्पाद करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन लेते हैं प्लस और ऑक्सीजन लेते हैं। जब इसे जलाते हैं तो संयोजन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोग करके उत्पाद और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये तत्व और एक ये तत्व, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एकल संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये एकल उत्पाद का निर्माण किया है। ठीक है, इसे कहते हैं एकल उत्पाद। ये उत्पाद, इसे उत्पाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है संयोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद हमारी अगली रीडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यह होता है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो हम
पहले हेडिंग थ्योरी लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की थ्योरी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम CH4 मीथेन लेते हैं और प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि दो चीज बनेगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, अब दूसरा क्या होगा, जल बनेगा। ठीक है, दूसरा जल बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती गैस है और प्लस H2O जल बनता है, प्लस ऊष्मा निकलती है। ये ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है कहते हैं। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में ये एकल उत्पाद या उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है तो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसे, तो हमारे आगे हेडिंग है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अपघटन अभिक्रिया में यह होता है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में प्रदान करता है, तब यह अभिक्रिया अपघटन या वियोजन अपघटन क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अपघटन जब इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब यह अभिक्रिया वियोजन अपघटन क्रिया है। जैसे कि हम लेते हैं पीबी नाइट्रेट, जो हम पीबी नाइट्रेट लेंगे का और इसे हम ताप यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं PbO अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, जब हम लेते हैं लेड नाइट्रेट लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लेड नाइट्रेट, ठीक है, तो क्या होता है Pb ऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त दोनों तरफ की वैलेंसी बराबर है या दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। ये संयुक्त करते हैं, देखते हैं जैसे कि Pb हमारी तरफ इधर Pb और ये होल ट्वाइस लगने से क्या होता है, जब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर कहते हैं 3 त्रिका 9 O हो जाते हैं और इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक है, Pb इधर 2, तो यहाँ पे कम है O इधर, तो हम इधर यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो Pb इधर 2 हो जाता है, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं अब n की संख्या इधर 1 है और इधर n की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे हम n2 लगा देंगे, तो इधर भी n की संख्या बराबर हो जाएगी। तो दूना 4 को इधर हो गया 4 और 6 2 8 हो। ठीक है, इधर भी O की संख्या बराबर है और इधर भी O की संख्या बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ की बैलेंसी बराबर है। ठीक है, तो फीलिंग है मेरी
विस्थापन अभिक्रिया। अगली हेडिंग है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में ये होता है कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास आता है ए और बी सी लेते हैं यहाँ पे, तो ये देखते हैं कि ए सी के साथ आ जाता है और यहाँ पे बी ये, तो ये देखते हैं यहाँ पे ये इसके स्थान पे स्थापित ले लेता है और ये इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहीं पे हम एक रिएक्शन देखेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट लेते हैं। जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट हो जाता है प्लस कॉपर ये। तो इसे यहाँ पे देखते हैं कि जिंक क्या होता है, सल्फेट के साथ हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये देखते हैं कि अभिक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जिंक जो है सल्फेट के साथ विस्थापित हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे संयुक्त देखते हैं कि दोनों तरफ की वैलेंसी बराबर है या नहीं। परमाणु संख्या Zn इधर 1 है, Zn इधर 1 है, SO4 इधर SO4 और इधर SO4 1 बराबर है, Cu इधर 1 है, Cu इधर 1, तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। ठीक है, कह सकते हैं। हमारी अगली हेडिंग है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब हम किसी अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जांपल से देखेंगे, जैसे कि AB और CD, ये एग्जांपल एक लेते हैं। यहाँ पे AB और CD लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, CB हमारे और ये AD,
ये यहाँ पे ये होता है कि बी जो है और ए जो है ये ऐसे आदान प्रदान करते हैं अपने आयनों के बीच अभिकर्मों जिनमें अभिकर्मों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए सी के साथ आयन आदान प्रदान करता है और बी जो है डी के साथ आयन आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये और यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट लेते हैं प्लस CaBaCl2 लेते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, जब हम सोडियम सल्फेट लेते हैं और ब्रोमियम क्लोराइड लेते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे देखते हैं ये ब्रोमियम सल्फेट बनेगा प्लस NaCl नमक बनेगा। ठीक है, तो ब्रोमियम सल्फेट बनेगा, ये यहाँ पे देखते हैं ब्रोमियम सल्फेट बनेगा और देखिए सेम जैसे सी बी के साथ, तो इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। देखिए बी ए सल्फेट के साथ और ये यहाँ पे बचा क्या NaCl नमक बनता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी में देखेंगे कि इधर Na2 2 है और इधर Na 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, इधर Ba इधर 1 है, Ba इधर 1 है, Cl2 इधर 1 है, Cl इधर 2 है, इधर भी 2 है Cl। ठीक है, बराबर है, SO4 1 है, SO4 1, तो परमाणु की संख्या इधर दोनों पक्षों की परमाणु की संख्या बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो स्पष्ट, आई होप, मैं आशा करूंगा कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आप उसके बाद हम अगली हेडिंग है मेरी लास्ट हेडिंग है अपचयन और उपचयन, अपचयन एवं उपचयन, ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है और देखेंगे इसकी। तो इसे हम देख सकते हैं कि जैसे कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हम कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को हम अपचयन या उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, Cu ऑक्साइड लेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है और जल बनता है। ठीक है, तो ये जो जल बनता है इसे उपचयन कहते हैं और जो ये कॉपर यहाँ पे इसे अपचयन कहते हैं। ये अपचयन होता है और ये उपचयन होता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं अपचयन और उपचयन। ठीक है, एक और रिएक्शन देखेंगे हम, जैसे कि एक रिएक्शन और देखेंगे, इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे, अब यहाँ एक रेडॉक्स अभिक्रिया का रिएक्शन देखते हैं। जैसे हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड लेंगे तो जिंक ऑक्साइड में ये होता है कि, और उसके साथ हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड और CO लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, जिंक ऑक्साइड लेते हैं और CO लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक अलग हो जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। क्यों, CO क्या, एक दो इधर हो गए और जिंक एक इधर है, एक जिंक इधर है, दोनों तरफ की वैलेंसी हमारी बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह जिंक ऑक्साइड लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो क्या बनता है, जिंक अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, इसे ही कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, या अपचयन या उपचयन अभिक्रियाएं। तो इस चैप्टर की हमारी लास्ट हेडिंग थी, तो पूरी हेडिंग हम विस्तार से दिखा दिए हैं। अगर आपको इस
कोई भी हीटिंग रूम में कोई भी समस्या हो, नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।